हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम स्टडी करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और बेटा इस प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उस बॉडी पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज ऑलवेज कंजर्व। इसका मीनिंग क्या है बेटा? यानी कहने का मतलब सम ऑफ इनिशियल चार्जेस is always equal to sum of final charges। यानी आपके पास कोई बॉडी अगर है, जैसे मैंने आपके पास बोला कि इस तरीके से आपके पास कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ये बॉडी देखो आइसोलेटेड है। कैसी बॉडी है ये? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग हुआ कि ये बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी से टच नहीं है। इसके ऊपर जो भी टोटल चार्ज है वो स्टार्टिंग में और फाइनल में क्या होगा? सेम। तो अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है, मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए पे अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास 2 कूलम का चार्ज है, पॉइंट बी के ऊपर -17 कूलम का चार्ज है और पॉइंट सी के ऊपर क्या हुआ? 15 कूलम का चार्ज है। ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड बाद क्या हुआ? इस बॉडी के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ चार्जेस का। इसके अंदर चार्जेस का रीअरेंजमेंट हुआ और मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ए पे जो भी चार्ज था अब यहाँ पे हो गया x कूलम। कितना हो गया? x कूलम। बी पे जो था वो चार्ज मेरे पास हो गया 13 कूलम और सी के ऊपर जो भी चार्ज था मैं कह रहा हूँ वो हो गया मेरे पास 17 कूलम। कितना हुआ? 17 कूलम। मैंने आपसे बोला आप मुझे ए पॉइंट के ऊपर टोटल चार्ज बता दीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। यानी जितना भी समय इनिशियल चार्जेस का सम किसके इक्वल होता है? सम ऑफ फाइनल चार्जेस के। बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखो, सम ऑफ इनिशियल चार्जेस is equal to sum of final charges। तो देखो स्टार्टिंग में कितना चार्ज था? देखो ए पॉइंट पे कितना था? 2 कूलम प्लस बी पे कितना था? 15 कूलम और सी पे कितना था? -17 इज इक्वल टू, इस पे ए पे कितना हमने कंसिडर किया? x, बी पे कितना किया? 13 और सी पे कितनी है? 17। अब तो देख इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। तो देख 2 + 15 -17 इज इक्वल टू x + 13 + 17 कितना होता है? 7 और 3 कितना? 10। तो और 1 3, ये कितना हुआ? 30। तो देख 17 - 17 इज इक्वल टू x + 30। 17 से 17 कैंसिल तो x कितना हुआ? -30 कूलम। एक बार चेक कर लेते हम लोग कैलकुलेशन में। 2 + 15 - 17 इज इक्वल टू x + 13 + 17। 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 3 यानी 30। ठीक है। ये 15 और 2 17। ठीक है बिल्कुल बेटा। तो x कितना आया? 13 कूलम। यानी कि चार्ज के रीअरेंजमेंट के बाद इस बॉडी के ऊपर x वाले पार्ट पे कितना चार्ज डेवलप हुआ? ए पे कितना चार्ज डेवलप हुआ मेरा? 13 कूलम। कितना डेवलप हुआ? 13 कूलम। तो ये जो हमने यूज किया, ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी चार्ज की, कि चार्ज हमेशा किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पे हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। ना तो आप चार्ज किसी बॉडी से निकाल सकते हो, ना ही चार्ज आप किसी बॉडी को, मतलब जो भी उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ठीक है। आगे देखो, जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज द algebraic sum with proper sign। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बेटा मैंने बोला कि आपके पास कोई सिस्टम है और सिस्टम के ऊपर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये मैं कह रहा हूँ -Q3, ये मैं कह रहा हूँ -Q4 और मैं कह रहा हूँ Q5। तो मैंने आपसे बोला बताओ बेटा टोटल चार्ज बताओ। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए देखो, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैं वेक्टर क्वांटिटी कह रहा हूँ, मैं फोर्स F इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? थीटा। कितना दे रखा है? थीटा।
तो वेक्टर क्वांटिटी का आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हो, हम ऐसे नहीं कर सकते F1 प्लस F2 या F1 माइनस F2। वेक्टर क्वांटिटी को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है, और वो फॉर्मूला होता है रूट F1 स्क्वायर बेटा प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और दोनों के बीच में कितना थीटा। यानी आप वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते, आप उसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करोगे। बट लेकिन चार्ज के लिए क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज को हम नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, और हम मान सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर जो भी टोटल चार्ज होता है हम सिंपली प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। यानी जो भी चार्ज है उसको आप सबको जोड़ दो, बट साइन के साथ रखना। जैसे मेरे पास बॉडी है, इसके ऊपर Q1 Q2 Q3 Q4, ये माइनस Q3 माइनस Q4 Q5, तो अगर मुझे इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबको चार्ज को ऐड कर दूंगा। देख Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना है माइनस Q3 प्लस Q4 कितना माइनस Q4 प्लस Q5, यानी बेटा जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होते हैं बस कुछ नहीं करना होता, सबको ऐड करना होता है। जो प्लस का है उसे प्लस में लिखो और जो माइनस का है उसे माइनस में लिखो। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मेरे पास ये कोई बॉडी है, मैंने बोला यहाँ पे 2 कूलम माइनस 2 कूलम माइनस 17 कूलम 15 कूलम, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास है 3 कूलम। मैंने आपसे कहा कि टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज का मतलब क्या हुआ, आप सबको सिंपली ऐड कर दो। तो देख 2 प्लस माइनस 2, ये 2 हो गया माइनस 2 हो गया, प्लस 3 प्लस 17 प्लस 15, तो देख 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 15। ठीक है, तो देख 2 से 2 कैंसिल, 17 3 कितना हुआ 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, यानी 35 कूलम। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए बेटा हम कुछ नहीं करते, सिंपल सबको ऐड कर देते हैं। अरे हाँ ना तो बोल यार। तो चार्ज निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, सिंपल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब मान के चल जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, एक दूसरा एग्जांपल मैं कह रहा हूँ माइनस 35 कूलम, और मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे 35 कूलम, ये पॉइंट ए इस पे 35 कूलम, पॉइंट बी पे कितना प्लस 35 कूलम। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कोई एक कंडक्टर है और मैं कह रहा हूँ आप इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालो। क्या निकालो, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज देखो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ए पॉइंट के ऊपर कितना है माइनस 35, बी पे कितना है 35, तो कितना हुआ 0 कूलम, कितना हुआ 0 कूलम। यानी हमें ये बता रहा है कि ये जो कंडक्टर है वो कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको चार्ज की 3-4 प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हमने करा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होते हैं वो Q इक्वल टू NE के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो कराया था इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल भी कराए थे। इसके बाद मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कराया, और उसके बाद मैंने आपको क्या किया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कराया। कुछ और डिस्कशन करते हैं जो चार्ज के ऊपर इंपॉर्टेंट होना। देखो देखो कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। बेटा देखो कोई बॉडी है, जैसे इसका मास m है, ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल स्पीड से जो वेलोसिटी किसी नॉर्मल वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी अगर बहुत 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 छोटी है लाइट की वेलोसिटी से, और लाइट की वेलोसिटी मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी अगर कोई बॉडी अर्थ के ऊपर है और वो बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर मैं लाइट की स्पीड से कंपैरिजन करूं, तो इस बॉडी का जो मास होता है इस टाइम पे इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। और रेस्ट मास को हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m0 से। यानी अगर कोई बॉडी है, जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर ही है, ये मार्कर मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे, और इस मार्कर के मास को पहले बोला m0। क्या बोला, m0। अगर ये मार्कर नॉर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है, तो इसके मास को हम बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। ठीक है,
ठीक है सर, ओके। तो रेस्ट मास है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसी बॉडी को आप लाइट की स्पीड से मूव कराना शुरू कर दोगे या फिर लाइट की स्पीड के आसपास मूव कराना शुरू कर दोगे, यानी यही जो बॉडी आप m नॉट देख रहे हो, अगर इसकी वेलोसिटी लगभग कंपैरिजन किसके इक्वल हो गई, लाइट की वेलोसिटी से, जैसे एग्जांपल c/2 हो जाए, तो इसका जो मास हो जाता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। और इसका फॉर्मूला होता है m = m0/√1 - v²/c²। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यानी जो मास होता है वो मास चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। यानी मास में चेंज आता है कि जब वो बॉडी लाइट की स्पीड के आसपास मूव करती है, जब वो बॉडी लाइट की स्पीड के आसपास मूव करती है, यानी मास में चेंज आ जाता है जब बॉडी लाइट की स्पीड के आसपास मूव करती है। ठीक है, बट लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं? चार्ज की। तो देख, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, इसका कोई भी मास है m नॉट, तो अगर ये लाइट की स्पीड के आसपास भी मूव करेगा तो इसके मास में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। और ये कौन बताता है चेंज? वो ये चेंज ये फॉर्मूला बताता है। ठीक है, तो किसी बॉडी को अगर लाइट की स्पीड के आसपास मूव कराओगे तो उसमें चेंज आना ही आना है। बट अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है और उसे आप लाइट की स्पीड से भी मूव कराओगे तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मास इज डिपेंड ऑन velocity but charge is independent of velocity। यानी बेटा जो मास होता है वो डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी पे। यानी अगर बॉडी को आप लाइट की स्पीड के आसपास मूव कराओगे तो उसके मास में चेंज आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट जो चार्ज होता है ना, उसका जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? वेलोसिटी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर किसी बॉडी पे मास होगा तो जब ही चार्ज पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि मास नहीं है और चार्ज है, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी किसी भी बॉडी पे मास होगा तो चार्ज होगा, मास नहीं है तो चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। बेटा मास पॉसिबल होना का मतलब क्या है कि यानी एटमॉस्फेयर में उसने कुछ जगह भी घेर रखी हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, उसका कुछ ना कुछ मास हो, कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स जिनसे मिलके बना हुआ है, यानी वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। तो जब वो एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, जब भी तो उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा। अगर वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। तो उसने बोला अगर किसी बॉडी का मास है तो चार्ज होगा, अगर कोई बॉडी है जिसका मास ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा चार्ज के लिए।